हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा क्या है, चैप्टर ख़त्म है। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है और एक और है इसके आगे छोटा सा टॉपिक, उसे भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। आप देखिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो क्या थे, उसका कोड क्या था, IMRC SAC। उसे बेटा हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बेस्ड है, जो पूरा अकाउंटिंग क्या है हमारा उसी पे बेस्ड है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अकाउंटिंग में क्या क्वालिटी है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्वालिटी है, हम जो इसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं हमारे अकाउंटिंग की वो बताएंगे। और जो हमारा पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे वो क्या है, एक प्रोसेस है जिस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। अब उस अकाउंटिंग की क्वालिटी क्या है, हमने देख लिया कि बेस्ड है, अब उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हमारे अकाउंटिंग में जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट इसका कोड देख लीजिए, पहले इसका कोड क्या है, RRUC। याद रखना RRUC क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का कोड है। फर्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद। हमारी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, है ना। बहुत ज़रूरी है कि भरोसेमंद हो, वेरीफिएबल हो, बायसनेस से फ्री हो, कोई पक्षपात ना हो इसमें, और मटेरियल एरर से भी फ्री हो। तो पहला क्या है हमारा, पहला जो भी इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग की जो भी फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पहला रिलायबल होना चाहिए, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड है रेलिवेंस। रेलिवेंस मीन्स उपयोगी। ये क्या होनी चाहिए, हमारे यूजर्स के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। इट इज रेलिवेंट टू द यूजर्स, इट हेल्प्स द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में जिससे हमारे यूजर्स को क्या मिले, हेल्प मिले। हमारी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए कि हमारे यूजर्स के लिए क्या हो, उपयोगी हो, और उनके डिसीजन मेकिंग में क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है। अब थर्ड कोड क्या है हमारा, यू क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। यू इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। बिल्कुल। तो अकाउंटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हमारे यूज़र्स को वो बहुत आराम से, बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। उसका प्रेजेंटेशन, हमारी अकाउंटिंग का जो भी हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि हमारे यूज़र उसे देख के समझ सके कि हाँ अकाउंटिंग में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, इस कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है उसे बहुत आराम से समझ आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग का एक क्वालिटी है वो ये भी है कि वो क्या होनी चाहिए, सबके लिए उपयोगी होनी चाहिए, सबके लिए ऐसी होनी चाहिए जो वो समझ सके। पहला क्या था, भरोसेमंद होनी चाहिए। दूसरा उपयोगी होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन गुड मैनर। जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी किया है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी अकाउंटिंग में किया जाता है वो ऐसा होना चाहिए, गुड मैनर में प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे क्या हो, यूज़र क्या कर सके, एबल टू अंडरस्टैंड इट। यूज़र क्या समझ सके उसे अच्छी तरीके से। ठीक है। और लास्ट हमारा क्या था, सी मीन्स कंपेरेबिलिटी। सी मीन्स कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मीन्स कंपेयर करना, है ना। हमारी अकाउंटिंग में जो अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, अच्छे तरीके से उसे स्टेटमेंट को तैयार किया गया है, तो यूज़र क्या कर सकता है, उसे कंपेयर कर सकता है अपने प्रीवियस ईयर का जो भी उसने देखा था अकाउंटिंग टेबल को, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो क्या कर सकता है, करंट ईयर से कंपेयर कर सकता है। तो अकाउंटिंग क्या देती है, कंपेरेबिलिटी की भी सुविधा देती है, बोल सकते हैं हम। इट मीन्स द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। यूज़र क्या कर सके,
किसी भी एंटरप्राइज का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसे कंपेयर कर सके टू देयर ओन फॉर्म, अपने फॉर्म के साथ, या और टू अनदर फॉर्म, या दूसरे फॉर्म के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? ओन फॉर्म क्या है? इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन जो होती है, जब कोई भी यूज़र या कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने खुद के फॉर्म के साथ ही कंपैरिजन करता है अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या तो वो क्या होता है? इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन होता है। और जब किसी दूसरे फॉर्म के साथ किया जाता है तो वो इंटर फॉर्म कंपैरिजन होता है। तो इंटर फॉर्म कंपैरिजन अनदर फॉर्म होता है और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन ओन फॉर्म होता है। ओके, समझ में आया ये अच्छे से? एक और टॉपिक है छोटा सा, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम, हमारी बुक का क्या नाम है? डबल एंट्री सिस्टम। तो इसका एक लास्ट टॉपिक क्या है हमारी बुक में कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि हमारे जितने भी बिजनेस में ना, हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ड्वेल नेचर के होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका नेचर कैसा होगा? ड्वेल नेचर होगा। मतलब एक ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको रिकॉर्ड आप कैसे करोगे? डेबिट साइड भी करोगे और क्रेडिट साइड भी करोगे। हमारे बुक में जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उसका जो एक्सपेक्ट होता है, दो होता है, ड्वेल होता है, डेबिट और क्रेडिट। वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही है कि ड्वेल नेचर का होता है। डबल एंट्री करना, एक अकाउंट में एंट्री करोगे, उसका जो एक्सपेक्ट होगा वो दूसरे एक अकाउंट में भी जाएगा। तो इसका नेचर क्या है? ड्वेल नेचर है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। ओके, इस ट्रांजैक्शन के क्या हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक टाइम पे जब हम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके क्या होते हैं? 2 एस्पेक्ट जाएंगे। एक क्या होगा? डेबिट तरफ जाएगा, एक क्या होगा? क्रेडिट की तरफ जाएगा। जैसे आपने गुड्स परचेज किए कैश में, तो आपको क्या मिला? गुड्स। आप गुड्स लेके आ गए। गुड्स का मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, हम बिजनेस के लैंग्वेज में उसे गुड्स बोलते हैं। तो आप गुड्स लेके आ गए और आपने क्या दिया? गुड्स कैसे दिया? आपने कैश के बदले में गुड्स लिया ना। तो कैश दे के आए हो और गुड्स लेके आए हो, तो आपके पास से क्या गया? कैश गया और सामान आया। तो क्या हो गया? ड्वेल नेचर हो गया ना, दो बोथ साइडेड हुआ ना, कि आपने सामान लिया है और पैसा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि एंट्री जो होगी दोनों बुक्स में होगी। जिसने सामान बेचा है वो भी अपने बुक्स में करेगा, आप सामान लेके आए हैं आप भी अपने बुक्स में करेंगे। आया समझ में? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।